वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। कई बार फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है गाइस। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं, जैसा आप सभी को पता है, अपना जो सेशन चल रहा है शेरनी बैच। और शेरनी बैच में हम क्या पढ़ा रहे हैं सर? हम पढ़ा रहे हैं मिडवाइफरी विषय। ठीक है, मिडवाइफरी विषय पढ़ा रहे हैं। इसके ऑलरेडी हमने कितना टॉपिक कवर कर लिया है सर? मिडवाइफरी का हमने लगभग 5 टॉपिक कवर कर लिया है। आज की वीडियो में जो रहने वाला है टॉपिक नंबर 6, मतलब चैप्टर नंबर 6। ठीक है, इसमें हम नॉर्मल लेबर, ठीक है, समान प्रसव के बारे में देखने वाले हैं। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट रहता है कि थियरी को आप कंप्लीट तरीके से अच्छे से पढ़ें, उसके बाद ये एमसीक्यू की प्रैक्टिस करें हर एक चैप्टर। ठीक है, हर एक यूनिट में हम पहले थियरी बताते हैं, उसके नीचे ये एमसीक्यू आपको प्रैक्टिस करने के लिए देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे समान प्रसव की परिभाषा क्या है। समान प्रसव की परिभाषा क्या है? समान प्रसव, जैसे आपसे पूछा जाता है कि समान प्रसव क्या है, या फिर समान प्रसव की डिफिनीशन बताइए, परिभाषा बताइए, तो आप बताएंगे कि समान प्रसव या फिर नॉर्मल लेबर वह प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें गर्भाशय में मौजूद जीवित भ्रूण को योनि मार्ग के माध्यम से बिना किसी जटिलता, ध्यान में रखना है, बिना किसी जटिलता के बाहर निकाला जाता है। यह प्रक्रिया गर्भाशय और जनन अंगों में होने वाली शारीरिक परिवर्तन के कारण पूरी होती है। समान प्रसव में गर्भवती महिला और शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं और प्रसव 18 घंटे से कम समय में पूरा होता है। तो ये आपको नॉर्मल डिफिनीशन का परिभाषा बताना है। ठीक है, जैसे आप देखते भी होंगे कि गाँवों में बोला जाता है कि भैया नॉर्मल डिलीवरी है, कोई दिक्कत नहीं हुआ है, कोई दिक्कत। नॉर्मल डिलीवरी मतलब कि समान प्रसव, किसी प्रकार की वहाँ पे जटिलता देखने को नहीं मिला, ना तो पेट फाड़ना पड़ा, ना तो कुछ करना पड़ा। तो ये समान प्रसव की परिभाषा हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। देखिए, अब समान प्रसव में कितने चरण और प्रत्येक चरण की अवधि क्या है, इस चीज़ को देखेंगे। इसको देखने से पहले आपके सामने डायग्राम दिखाई दे रहा है, इसके बारे में समझना जरूरी है। यहाँ पे देखिए, स्टेज 1 कुल 4 चरण होते हैं, जिसमें से 3 चरण इम्पॉर्टेंट होता है, चौथा चरण में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे निगरानी वाला चौथा चरण निगरानी का होता है। स्टेज फर्स्ट के 2 चरण होते हैं, एक होता है आपका लेटेंट फेज, दूसरा होता है एक्टिव फेज। देखिए, लेटेंट फेज में क्या रहता है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होता है, यूट्रस का कंट्रोक्शन होता है। ठीक है, संकुचन होता है, और ये संकुचन 15 से लेकर 30 मिनट पे होता रहता है। 15 से लेकर 30 मिनट में होता रहता है। जब ये कंट्रैक्शन होता है तो यहाँ पे ये बेबी जो है बाहर निकलता है। ठीक है, यहाँ पे आ जाता है, और इसमें जो सर्विस का फैलाव है ये लगभग 0 से लेकर 3 तक, 0 से लेकर 3 तक ये फैलता है। ठीक है, 0 से लेकर 3 तक फैलता है। दूसरे एक्टिव फेज में इसमें कॉन्ट्रैक्शन लगभग 4 से 5 मिनट पे होता है, 4 से 5 मिनट पे होता है, और इसमें सर्विक्स 4 से लेके 10 तक फैलता है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखिए। जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ इसको समझने की कोशिश करिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, स्टेज फर्स्ट, इसको डायलेशन, पहली बात तो इसको डायलेशन स्टेज भी बोलते हैं। इसके 2 स्टेज रहते हैं, एक लेटेंट, दूसरा एक्टिव। लेटेंट फेज में क्या रहता है, बच्चा यूट्रस के अंदर ही रहता है, यूट्रस के अंदर ही रहता है। ठीक है, इसमें जो कॉन्ट्रैक्शन होता है सर्विस का, ये लगभग 0 से लेकर, ये सर्विस आपको दिखाई दे रहा है ना, ये सर्विस, इसका जो फैलाव रहता है, डायलेशन रहता है, ये 0 से लेके 3 सेंटीमीटर तक होता है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। और इसमें जो संकुचन, गर्भाशय में संकुचन हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ये लगभग 15 से लेके 30 मिनट तक में होता है, 15 से लेकर 30 मिनट में होता है। और इसमें जो माता रहती है, वो पीठ दर्द, ठीक है, पीठ दर्द का अनुभव करती है और हल्का ब्लीडिंग का अनुभव करती है, ये चीज़ें देखा जाता है। ठीक है, अब उसके बाद एक्टिव फेज, अब हम देखेंगे एक्टिव फेज। एक्टिव फेज में क्या रहता है, जो ये संकुचन है, ठीक है, यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक है, इसमें लगभग 4 से लेकर 10 सेंटीमीटर तक होता है। ठीक है, फैलाव सर्विस का। ठीक है, और ये यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन लगभग 4 से लेकर 5 मिनट में बार बार होता है। सर्विस का मैंने इसमें क्या बताया आपको एक्टिव फेज में, एक सेकंड में फिर से समझा रहा हूँ, मुझे खुद दिक्कत आ रही है, आपको कैसे समझाऊँ। देखिए, मैंने क्या बोला, स्टेज फर्स्ट में हमने इसको किस नाम से जानते हैं, इसको डायलेशन स्टेज भी बोलते हैं। ठीक है, स्टेज फर्स्ट के 2 स्टेज रहते हैं, पहला लेटेंट, दूसरा एक्टिव। लेटेंट
जो आपका है फेज, इसमें क्या रहता है, बेबी जो रहता है यूट्रस के अंदर ही रहता है, ठीक है। और यूट्रस में जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, जो संकुचन हो रहा है, ये 15 से लेकर 30 मिनट पे हो रहा है, ठीक है। और जो सर्विक्स है इसका फैलाव 0 से लेकर 3 सेंटीमीटर तक हो रहा है, ठीक, इतना हमने समझा। और इसमें जो महिला रहती हैं, ठीक, जो माता रहती हैं, वो दर्द और ब्लीडिंग का अनुभव करती हैं। और इसका एक्टिव फेज जो है, स्टेज फर्स्ट का एक्टिव फेज है, इसमें हमने देखा जो यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है ये 15 से 30 मिनट तक नहीं, ठीक है, लगभग 4 से लेकर 5 मिनट पे हो रहा है कॉन्ट्रैक्शन, मतलब जल्दी जल्दी हो रहा है कॉन्ट्रैक्शन, संकुचन हो रहा है, क्योंकि बेबी को बाहर निकलना है। और सर्विक्स का जो डायलेट फैलाव हो रहा है, ये सर्विक्स का 4 से लेकर 10 सेंटीमीटर तक फैल रहा है इसमें, ठीक है, ये हमने समझ लिया। उसके बाद एक्टिव फेज में क्या रहता है, माता को तेजी के साथ दर्द होता है, ठीक है, दर्द तेजी के साथ होता है, ठीक है। और ये अब उसके बाद आता है आपका स्टेज 2, ठीक है। स्टेज टू में सर्विक्स जो रहता है 10 सेंटीमीटर पूरी तरीके से फैल चुका रहता है, और जो बेबी बच्चा है इसका सिर बाहर, ठीक है, बर्थ कैनाल की ओर बढ़ने लगता है, बर्थ कैनाल की ओर बढ़ने लगता है। और स्टेज 2 में ही जो माता है, ठीक है, माता को पुश करने के लिए बोला जाता है, ठीक है, ये हो गया। और स्टेज 3 में इसमें प्लेसेंटा है, बाहर आता है, प्लेसेंटा बाहर निकलता है, ये चीज़ हमने समझ लिया फिगर के माध्यम से, ठीक है। यहाँ पे देखिए बच्चा का सिर बाहर आ रहा है ना, बर्थ कैनाल की ओर बढ़ रहा है। तो अब हम थियरी में पूरी तरीके से समझेंगे, हमने आपको ये फिगर में थोड़ा बहुत चीज़ें बता दिया, अब हम थियरी में कंप्लीट तरीके से देखेंगे। देखिए फर्स्ट स्टेज में गर्भाशय के संकुचन शुरू होने से लेकर गर्भाशय ग्रीवा, मतलब सर्विक्स, ये गर्भाशय ग्रीवा जो दिखाई दे रहा है ये सर्विक्स के पूर्ण फैलाव 10 सेंटीमीटर तक, आपको अच्छे से पता है 10 सेंटीमीटर तक सर्विक्स का फैलाव होता है। डायरेक्ट 1 लाइन में प्रश्न कई बार बना है भर्ती परीक्षाओं में। अच्छा, प्रथम जो फर्स्ट स्टेज है, ये प्राइमी पैरा, जो पहली बार माँ बन रही है, ठीक है, जो कभी बच्चे का जन्म नहीं दी है, फर्स्ट टाइम बच्चे का जन्म देने वाली है, उनमें फर्स्ट स्टेज जो चलता है 12 घंटे का रहता है। और मल्टी पारा मतलब जो दूसरी बार या तीसरी बार या चौथी बार बच्चे का जन्म दे रही हैं, उनके लिए 6 घंटे का फर्स्ट स्टेज रहता है। ये चीज़ समझ में आ गया। मैंने आपको पहले ही ऊपर फिगर में बता दिया कि फर्स्ट स्टेज 2 चरणों में होता है, एक लेटेंट फेज, दूसरा एक्टिव फेज। मैंने आपको लेटेंट फेज में बताया कि सर्विक्स 3 सेंटीमीटर तक या फिर 4 सेंटीमीटर तक खुलता है। ये कॉन्ट्रैक्शन संकुचन इसमें होता है 15 से लेकर 30 मिनट तक, और ये सर्विक्स जो है 4 सेंटीमीटर तक खुलता है। वहीं पे एक्टिव फेज में जो सर्विक्स है ये 4 सेंटीमीटर से लेकर 10 सेंटीमीटर तक खुलता है, ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया। उसके बाद आता है सेकेंड स्टेज। सेकेंड स्टेज में हमने आपको क्या बताया फिगर में कि ये यहाँ पे जो सर्विक्स है इसका पूरी तरीके से फैलाव हो जाता है। और ये सेकेंड स्टेज आपको ध्यान में रखना है, जो प्राइमी पैरा है, जो पहली बार गर्भवती महिला हुई है, ठीक है, उसके लिए 2 घंटे, और मल्टी पैरा के लिए 30 मिनट का रहता है सेकेंड स्टेज, ठीक है। उसके बाद थर्ड स्टेज, इसमें शिशु के जन्म से लेकर प्लेसेंटा निकलने तक की अवधि रहती है, जो पहली बार और जो कई बार, दोनों के लिए 15 मिनट का ये समय रहता है, स्टेज थर्ड, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब आता है फोर्थ स्टेज। कुल 4 अवस्था होती है फोर्थ स्टेज में। यहाँ पे प्लेसेंटा को निकलने के बाद 1 घंटे तक जिसमें माँ की स्थिति स्थिर होती है, मतलब निगरानी किया जाता है, कोई किसी प्रकार की जटिलता तो नहीं हो रही है, ये चीज़ देखा जाता है, ठीक है। स्टेज 4 में मतलब बच्चे का जन्म 3 ही स्टेज में होता है, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। चौथा स्टेज निगरानी स्टेज रहता है। अब हम देखेंगे समान प्रसव की विशेषता क्या है। आपके भर्ती परीक्षा में डायरेक्ट प्रश्न बनेगा, निम्नलिखित में से बताइए कौन सा समान प्रसव की विशेषता होनी चाहिए या फिर कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए। तो समान प्रसव की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला, गर्भावस्था 37 सप्ताह या उससे अधिक की होनी चाहिए, पूर्णकालीन गर्भावस्था कहलाता है। ध्यान में रखना, ये जो पूरी थियरी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आपके बुक से, ठीक है, चाहे जो भी बुक आप पढ़ रहे हैं उससे थोड़ा डिफरेंट डाटा दिखाई देगा, क्योंकि ये जो मैं थियरी पढ़ा रहा हूँ लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित लेटेस्ट डाटा पर पढ़ा रहा हूँ, जो अपडेट हो चुका है ऑलरेडी 2024-25 में, सब कुछ अपडेटेड थियरी है ये, ठीक है, मिडवाइफरी फ्री के। उसके बाद हम देखेंगे इस ब्रूड की स्थिति, ठीक है, सेफेलिक वर्टिस प्रेजेंटेशन होना चाहिए। प्रसव कुल समय 18 घंटे से कम होना चाहिए। माँ और शिशु दोनों को कोई खतरा नहीं होना चाहिए। प्रसव योनि मार्ग से प्राकृतिक रूप से होता है, ठीक है, ये विशेषता हो गया
समान प्रसव की। ठीक है, अब हम देखेंगे गर्भावस्था के दौरान शरीर में होने वाले शारीरिक परिवर्तन। इसके पहले जो हम आपको यूनिट 5 पढ़ाए थे वहाँ पे हमने इसको देखा था, लेकिन एक बार आप सरसरी नज़र में फिर से देख लीजिए क्योंकि इस वाले यूनिट में ये चीज़ भी आ गई है। तो गर्भावस्था के दौरान निम्नलिखित अंगों में शारीरिक रचनात्मक परिवर्तन होते हैं जो भ्रूण की जरूरतों और हार्मोनल बदलाव जैसे कि प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हुआ, ठीक है, और मेटाबॉलिक मांगों के कारण होते हैं। जैसे कि जनन तंत्र गर्भाशय का वजन 50 से लेकर 100 ग्राम से बढ़कर 1000 ग्राम तक हो जाता है। वहीं पे गर्भाशय का आकार 35 सेंटीमीटर लंबाई और 22.5 सेंटीमीटर चौड़ाई, 20 सेंटीमीटर मोटाई हो जाती है। गर्भाशय ग्रीवा जो है ये नरम हो जाता है, दुगनी लंबी हो जाती है। योनि में रक्त संचार बढ़ता है जिससे वह गुलाबी और नरम हो जाती है। ठीक है, उसके बाद ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या चेंजेस होते हैं वो देखेंगे। हृदय का आकार लगभग 12% तक बढ़ता है। रक्त की मात्रा 30 से लेकर 40% बढ़ जाती है। बीपी मामूली वृद्धि हो सकती है। श्वेत रक्त कोशिकाएं बढ़ती हैं। श्वसन तंत्र में क्या चेंजेस होते हैं, फेफड़े ऊपर की ओर विस्थापित हो जाते हैं जिससे सांस लेने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। मूत्र तंत्र में गुर्दे का आकार बढ़ जाता है। मूत्र नलिका छोटी हो जाती है जिससे बार बार पेशाब की जरूरत पड़ती है। पाचन तंत्र में क्या चेंजेस होते हैं, सुबह की मित्री और उल्टी आम होती है, पाचन क्रिया धीमी हो जाती है। ठीक है, लास्ट वाले में हम डिटेल में पढ़े थे तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं क्योंकि ये यूनिट में आपका नॉर्मल लेवल में ये ज़्यादा चीज़ें चेंजेस हमको नहीं पढ़ना है चेंजेस के बारे में, क्योंकि ऑलरेडी यूनिट 5 में हम पढ़ चुके हैं, यूनिट 6 में आपका नहीं है इसमें। अब देखेंगे हम गर्भावस्था में मांसपेशियां और गर्भाशय ग्रीवा में क्या परिवर्तन होते हैं। मांसपेशियों में परिवर्तन, गर्भाशय की मांसपेशियां मजबूत और आकार में बढ़ती हैं। ठीक है, और गर्भाशय में 3 परतें होती हैं जिन्हें जीवित पट्टी कहा जाता है। मांसपेशियों में अतिवृद्धि और अति विकास के कारण संकुचन बढ़ता है। ठीक है, और प्रसव के दौरान रक्त आपूर्ति नियंत्रित होती है। गर्भाशय ग्रीवा में अब हम देखेंगे मांसपेशियों में परिवर्तन हमने देख लिया। अब गर्भाशय ग्रीवा में क्या परिवर्तन होते हैं, सर्विक्स में क्या परिवर्तन होते हैं। सर्विक्स नरम और बड़ी हो जाती है। यह भ्रूण को गर्भाशय से सुरक्षित रखने के लिए बंद रहती है। प्रसव के समय ग्रीवा खुलती है, सर्विक्स खुलती है और भ्रूण को बाहर निकालने में मदद करती है। लाई के बारे में देखेंगे, लाई क्या है। ठीक है, भ्रूण की स्थिति क्या होती है, इसके प्रकार क्या हैं। तो लाई देखिए, एक लॉन्गिट्यूडिनल लाई होता है, एक आपका ट्रांसवर्जन होता है। ठीक है, यहाँ पे फिगर में आपको दिखाई दे रहा है लॉन्गिट्यूडिनल। ठीक है, ये आपको लॉन्गिट्यूडिनल हो गया और ये ट्रांसवर्जन हो गया। अच्छा, अब हम यहाँ पे थियरी में अच्छे से समझेंगे लाई के बारे में। ठीक है, देखिए भ्रूण की स्थिति, भ्रूण के लंबे अक्ष जो हमने बताया आपको लॉन्गिट्यूडिनल, ठीक है, वो लंबे अक्ष का माता के लंबे अक्ष के साथ संबंध को दर्शाता है। ठीक है, मतलब ये वर्टिकल में रहता है। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है लंबे में। और ये ट्रांसवर्जन जो ऐसे रहता है वो ट्रांसवर्जन मतलब क्षैतिज अवस्था में रहता है स्थिति बच्चे की। ठीक है, तो भ्रूण की बच्चे की नहीं, भ्रूण की यहाँ पे आप बोलोगे। उसके बाद देखिए ये यहाँ पे अब बताया गया अनुदैर्घ्य या फिर लॉन्गिट्यूडिनल या फिर आप वर्टिकल कुछ भी बोल सकते हो। भ्रूण का लंबा अक्ष माता के लंबे अक्ष के समांतर होता है, ये सबसे सामान्य स्थिति मानी जाती है। वहीं पे ट्रांसवर्जन मतलब क्षैतिज आप बोल सकते हो। ठीक है, हॉरिजॉन्टल बोल सकते हो या फिर आप तिर्यक बोल सकते हो, जो भी बोलना चाहते हो बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या रहता है, इसमें भ्रूण का लंबा अक्ष माता के रीढ़ के समकोण पर होता है। ठीक है, माता का रीढ़ ऐसे है। ठीक है, और उसके समकोण ऐसे भ्रूण की स्थिति रहती है इस तरफ। ठीक है, ये समकोण बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्जन स्थिति हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक कोणीय स्थिति, ये भ्रूण का लंबा अक्ष माता के लंबे अक्ष के साथ कोण बनाता है। ठीक है, और ये ध्यान में रखना है, ये नोट्स आपको लेटेस्ट अपडेट के अनुसार है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। पूरी की पूरी थ्योरी हम लेटेस्ट डाटा के अनुसार बता रहे हैं। देखिए भ्रूण की अवस्था के बारे में देखेंगे, पोजीशन के बारे में देखेंगे और प्रेजेंटेशन के बारे में देखेंगे। तो प्रेजेंटेशन क्या है और पोजीशन क्या है भ्रूण की। तो देखिए पोजीशन, भ्रूण की शरीर के विभिन्न अंगों को आपस में या फिर माता के पेल्विक के साथ सबसे समान अवस्था यल और ए है। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। प्रमुख अवस्था कौन कौन सी है ये आप पूरा देख लेना। ओ ए हुआ, आर ओ ए हुआ, आर ओ टी हुआ,
ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रख लेना है, पूरा रटना, इसमें कुछ समझाने की ज़रूरत है ही नहीं, वैसे यहाँ से प्रश्न नहीं बनता है। ठीक है, हमने पोजीशन देख लिया, अब हम प्रेजेंटेशन देखेंगे। भ्रूण का वह भाग जो गर्भाशय के निचले हिस्से में होता है और प्रसव के दौरान पहले बाहर निकलता है, जैसे कि सेफेलिक, ये सबसे समान जिसमें शिशु का सिर नीचे होता है। उसके बाद ब्रीच, इसमें नितंब या फिर पैर नीचे होते हैं। उसके बाद ब्रो, इसमें सिर का ऊपरी हिस्सा नीचे होता है। उसके बाद संयुक्त प्रस्तुति में सिर के साथ भुजा या फिर अन्य भाग रहते हैं, और शोल्डर में क्या, कंधा नीचे रहता है। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा। अब देखिए शिशु की खोपड़ी संरचना कैसे होती है उसके बारे में देखेंगे। शिशु की खोपड़ी 3 भागों से मिलकर बना होता है। वाल्ट हो गया, ठीक, इसमें 5 हड्डियाँ, 2 फ्रंटल, 2 पैराइटल और एक ऑक्सीपिटल जो पीछे पाया जाता है। ठीक है, से बना गुंबद नुमा हिस्सा रहता है, ये आपको ध्यान रखना है, 5 हड्डियों का वाल्ट रहता है। उसके बाद फेस, ये 14 हड्डियों से बना होता है, जिसमें नाक और जबड़े शामिल रहते हैं। उसके बाद बेस जो रहता है, ये मेंडुला, जो मस्तिष्क का महत्वपूर्ण केंद्र रहता है, उसको मेंडुला। ठीक है, ये सुरक्षा करने वाला हिस्सा रहता है बेस। ठीक है, ये भी 2025 के लेटेस्ट अपडेट डाटा के अनुसार ये चीज़ें हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। देखिए उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, प्रसव के दौरान भ्रूण कैसे बाहर निकलता है। तो प्रसव के दौरान भ्रूण खोपड़ी, कंधे और नितंब माता की पेल्विक से होकर गुजरते हैं। शीर्ष प्रस्तुति में खोपड़ी वाल्ट हिस्सा पहले बाहर निकलता है। कौन सा हिस्सा? खोपड़ी का वाल्ट हिस्सा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, खोपड़ी वाल्ट का हिस्सा सबसे पहले बाहर निकलता है, जो गर्भाशय ग्रीवा के फैलाव और संकुचन के साथ संभव होता है। यह प्रक्रिया समान रूप से 18 घंटे से कम समय में पूरी होती है। प्रसव की क्रियाविधि क्या है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम देखेंगे प्रसव की क्रियाविधि। प्रसव की क्रियाविधि वह प्रक्रिया जिसमें शिशु का सिर, कंधा योनि मार्ग से बाहर निकलते समय पेल्विक मार्ग में अनुकूलन के लिए परिवर्तन करता है। यह शिशु को माता की पेल्विक और योनि मार्ग से सुरक्षित बाहर निकलने में मदद करता है। यह प्रक्रिया समानता शीर्ष प्रस्तुति और अनुदैर्घ्य स्थिति में होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे प्रसव की क्रियाविधि में शिशु की समान स्थिति क्या है। तो ये देखिए, समान स्थिति, शिशु समानता निम्न स्थिति में होता है। पहला लाई, जो लॉन्गिट्यूडिनल लाई रहता है। उसके बाद जो सेफेलिक रहता है, सेफेलिक प्रेजेंटेशन में रहता है। और आपका स्थिति पोजीशन हमने आपको बता ही दिया, LAO, ये आपका समान पोजीशन माना जाता है, LAO, यही आपको ध्यान में रखना है। और फ्लेक्शन, जो अवस्थिति रहती है, फ्लेक्शन रहती है। और आपका डिनोमिनेटर जो रहता है, ये ऑक्सीपुट रहता है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ये आपका हो गया प्रसव की क्रियाविधि में शिशु की समान स्थिति क्या होती है। ऐसे डायरेक्ट भर्ती परीक्षा में पूछेगा, निम्नलिखित में से बताइए कौन सी प्रसव की क्रियाविधि में शिशु की समान स्थिति नहीं है। तो कौन सी है वो आपको पता रहेगा, तो वहाँ पे आप बता पाओगे कि कौन सा नहीं है। हमने आपको पहले बताया लाई जो रहता है लॉन्गिट्यूडिनल रहता है, और सेफेलिक प्रेजेंटेशन रहता है, और पोजीशन LAO रहता है। ठीक है, उसके बाद जो अवस्थिति रहती है फ्लेक्शन रहती है, और डिनोमिनेटर ऑक्सीपुट रहता है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना, ये आपकी जो क्रियाविधि है समान स्थिति में मानी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है कि प्रसव की क्रियाविधि में कौन सी घटनाएं शामिल है। आपकी भर्ती परीक्षा में डायरेक्ट पूछेगा, ऐसे ही पूछेगा, निम्नलिखित में बताइए प्रसव की क्रियाविधि में कौन सी घटना शामिल नहीं है, या फिर कौन सी घटना शामिल है। तो प्रसव की क्रियाविधि में निम्नलिखित घटनाएं होती हैं। पहला, शिशु के सिर का पेल्विक मार्ग में प्रवेश, ठीक है, एंगेजमेंट जिसको आप बोलते हैं। उसके बाद फ्लेक्शन होता है, सिर का आंतरिक घुमाव होता है, और सिरोवाल्ट का भग ऊपर स्थित होना जिसको आप प्राउनिंग बोलते हैं। सिर का बाहर आना और बाह्य रूप से घुमाव, एक्सटर्नल रोटेशन, और ये इंटरनल रोटेशन। ठीक है, यहाँ पे प्रत्यावर्तन देखने को मिलता है। कंधे का आंतरिक घुमाव और बाहर निकलना, ठीक है, कंधे और धड़ का अंकुचन बाहर निकलना, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब हम देखेंगे ट्रू एंड फॉल्स लेबर पेन क्या है, इसके बारे में देखेंगे, दोनों में अंतर क्या है। तो ध्यान में रखना है असली और नकली, ट्रू और फॉल्स लेबर पेन। तो सबसे पहले हम देखेंगे ट्रू लेबर पेन। ट्रू लेबर पेन गर्भाशय संकुचन के साथ खड़ा हो जाता है। सर्विक्स, जो आपका यूट्रस है, ये संकुचन के साथ खड़ा हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जो आपका संकुचन है, कॉन्ट्रैक्शन है, ये नियमित होता है, गहन और असुविधाजनक होते हैं।
दर्द जो है यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन के कारण होता है। जो दर्द हो रहा है ये यूट्रस में जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, संकुचन हो रहा है, उसके कारण होता है। और ये एनीमा देने पे एनीमा देने के बाद दर्द बढ़ता है। जैसे ही एनीमा देंगे वैसे दर्द और तेजी के साथ बढ़ जाता है ट्रू लेबर पेन में, ठीक है। उसके बाद गर्भाशय ग्रीवा फैलती है और चौड़ी होती है। ट्रू लेबर पेन में जो सर्विक्स है ये फैलती है, और जो सर्विक्स है, ठीक है, जो सर्विक्स है ये फैलती है और चौड़ी होती है ट्रू लेबर पेन में, ठीक है। उसके बाद अब देखेंगे हम कि भैया और क्या होता है ट्रू लेबर पेन में। तो ट्रू लेबर पेन में पीठ के निचले हिस्से से दर्द शुरू होकर पेट और पैरों तक फैलता है, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। चलिए, उसके बाद और क्या होता है भैया ट्रू लेबर पेन में। तो और होता है आपका, इसमें जो शो होता है इसमें रक्त और श्लेष्मा दिखाई देता है। और क्या होता है अब हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये हमने देखा ट्रू लेबर पेन में, और हम देखेंगे फॉल्स लेबर पेन में क्या क्या डिफरेंस है, ठीक है। अब देखिए फॉल्स लेबर पेन, ये जो यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है ये कड़ा नहीं होता है, ठीक है। संकुचन के साथ गर्भाशय इसमें कड़ा नहीं होता है। और जो कॉन्ट्रैक्शन है, जो संकुचन है, ये अनियमित और कम गहन होते हैं। जैसा कि ट्रू लेबर पेन में आपका नियमित और गहन होता था, लेकिन यहाँ पे अनियमित हो रहा है और कम गहन हो रहा है। और दर्द के कारण गर्भाशय संकुचन नहीं होता है। एनीमा देने के बाद दर्द बंद हो जाता है, लेकिन वहीं ट्रू लेबर पेन में एनीमा देने के बाद दर्द बढ़ जा रहा था। और जो ग्रीवा है, जो सर्विक्स है, ये फैलाव इसमें नहीं होता है। और दर्द केवल पेट के निचले हिस्से तक सीमित रहता है। शो में रक्त और श्लेष में नहीं दिखाई देता है। तो आप इन सब चीज़ को देख लीजिएगा, ट्रू लेबर पेन और फॉल्स लेबर पेन में क्या डिफरेंस है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे उच्च जोखिम समूह की परिभाषा क्या है। उच्च जोखिम समूह वह गर्भवती महिलाओं का समूह है जिसमें गर्भावस्था, प्रसव या प्रसव उत्तर अवधि में माँ या फिर गर्भस्थ शिशु के लिए क्या है सर, प्राण घातक जोखिम हो सकता है। इसमें ऐसी परिस्थितियाँ शामिल है जो जटिलताएं पैदा कर सकती हैं। तो ये आपने देखा उच्च जोखिम का डिफिनेशन। अब हम देखेंगे उच्च जोखिम समूह में किन गर्भवती महिलाओं को शामिल किया जाता है। पहली बात तो 30 वर्ष से अधिक उम्र में अगर पहली गर्भावस्था है तो पॉसिबिलिटी है कि उनमें हाई रिस्क का चांस बन सकता है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी का चांस बन सकता है। और देखिए हाइट भी देखा जाता है। अगर हाइट 4 फुट 9 इंच से कम है तब भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी की चांस बन जाता है। आपने देखा होगा शादी विवाह में लड़कियों की हाइट पूछने का मेन मुद्दा यही रहता है कि भाई हाइट 4.9 मतलब बोलते हैं ना 5 फीट तक होना चाहिए, 5 फीट तक होना चाहिए, वही मतलब 4.9 इंच से कम है, ठीक है, तो वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी का चांस बन जाता है। गंभीर रोग जैसे कि एनीमिया हुआ, हृदय रोग हुआ, किडनी रोग हुआ, लीवर रोग हुआ, मधुमेह रोग हुआ, ये सब हुआ तब भी हाई रिस्क के चांस बन सकते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें हम हाई रिस्क के, अब मल्टीपल प्रेगनेंसी है तब भी, ठीक है, हाइड्रोमियोज है तब भी, अब प्री टर्म या पोस्ट टर्म गर्भावस्था है तब भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी के चांस बन सकते हैं। तो हमने देखा। अब हम देखेंगे गर्भ का संकट में होना क्या है और उसके कारण क्या है। गर्भ का संकट में होना ऐसी स्थिति है जिसमें गर्भ पर्याप्त ऑक्सीजन या पोषण नहीं मिलता है, जिससे उसकी स्थायी क्षति या फिर मृत्यु हो सकती है। कारण क्या है, मातृक गंभीर निर्जलीकरण, गर्भवती का गलत मुद्रा में लेटना जैसे कि सुपाइन स्थिति, मात्रक रक्तचाप कम होना, नाभिनाल का संपीड़न, गर्भाशय संकुचन का अत्यधिक होना या फिर मातृक अति संतावन, ठीक है, समातन, ये चीज़ें हो गया। अब हम पढ़ेंगे गर्भ संकट के चिन्ह और लक्षण क्या हैं। तो गर्भ के हृदय की धड़कन समान से अधिक रहेगी तो उसको क्या बोलेंगे, टैकीकार्डिया, या अगर कम रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, ब्रेडिकार्डिया। तो डायरेक्ट वन लाइन में प्रश्न बन जाता है, टैकीकार्डिया का अर्थ क्या होता है, ब्रेडिकार्डिया का अर्थ क्या होता है। गर्भ की गति समान से कम होना, गर्भ का मल उत्सर्जन द्रव में होना, मेकोनियम, जैसे आपको पता है ना गर्भ का मल, जो गर्भ है वो उसका मल जो है वो उसी में उत्सर्जित हो जाता है तो उसी को मेकोनियम बोलते हैं, ठीक है। ये भी आपको, और ये हरा रंग का होता है, ध्यान में रखना है, कभी कभी पूछा जाता है। गर्भ के संकट की चिकित्सा कैसे की जाती है तो ये आप पढ़ लेना, तो कोई दिक्कत है नहीं। देखिए प्रसव को संकट में होना क्या है और इसके कारण क्या है। प्रसव का संकट में होना
ऐसी स्थिति है जिसमें गर्भवती महिला को गंभीर शारीरिक या फिर मानसिक परेशानी होती है, जो माँ या फिर शिशु के लिए खतरनाक हो सकती है। कारण क्या है इसका? वही निर्जलीकरण है, ऑक्सीटोसिन का अनुचित उपयोग है, प्रसव सदमा, जनन मार्ग का फटना, मूत्राशय का भरा होना और फटने की जोखिम, अपरा या झिल्लियों का गर्भाशय में रुकना, ठीक है, ये सभी चीज़ें, सेप्सिस का होना, बार बार यौन का एग्जामिनेशन करना, आरएस निगेटिव रक्त समूह, और ये सभी क्या है सर? प्रसव संकट में होना या फिर इसके कारण। तो हमने देखा इन सभी के कारण प्रसव संकट में हो सकता है। किसके कारण सर? ये जो यहाँ पे दिखाए लिखे गए हैं, ठीक है, ये इन सभी के कारण प्रसव संकट में हो जाता है, ठीक है। अब ये चिन्ह और लक्षण हैं भैया, प्रसव संकट के चिन्ह और लक्षण कैसे पहचानेंगे? तो फीवर 37.8 सेंटीग्रेड से अधिक, घबराहट, त्वचा हल्का पीला पड़ना, तो आप समझ जाना कि प्रसव के संकट के ये लक्षण हैं। और नाड़ी दर 100 से अधिक, प्रसवोत्तर रक्तस्राव, ये सभी क्या हैं? लक्षण और चिन्ह। ये आप अच्छे से पढ़ लेना, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब कुछ बचा है नहीं, ठीक है। अब हम लगाएंगे एमसीक्यू, ठीक है। एमसीक्यू पढ़ेंगे। आपके सामने दिखाई दे रहा है इस चैप्टर का एमसीक्यू। पहला एमसीक्यू दिखाई दे रहा है, पूछा जा रहा है कि प्रसव की क्रियाविधि। अब आप थियरी पढ़े हैं तो एमसीक्यू लगाने में आपको तकलीफ नहीं होगी। प्रसव की क्रियाविधि में शिशु का सिर पेल्विक मार्ग में प्रवेश करता है। इस प्रक्रिया की पहली घटना को क्या कहते हैं? तो भैया क्या कहेंगे? वही कि सिर का पेल्विक मार्ग में प्रवेश। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। यहाँ पे और कोई दिक्कत है ही नहीं, आसानी से आप बना लेंगे, थियरी में आप पढ़ के आए हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है, पूछा जा रहा है कि असली प्रसव पीड़ा, पूछा जा रहा है कि असली प्रसव पीड़ा में गर्भाशय संकुचन के साथ क्या होता है और यह गर्भाशय ग्रीवा को कैसे प्रभावित करता है। हमने आपको क्या बताया, जो ट्रू लेबर पेन रहता है इसमें गर्भाशय कड़ा होता है और ग्रीवा सर्विक्स फैलती है। वहीं पे जो भैया फॉल्स लेबर पेन है उसमें गर्भाशय कड़ा नहीं होता है और ग्रीवा नहीं फैलती है, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो इसका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर आपने अच्छे से थियरी को पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं होगी प्रश्न के उत्तर को बनाने में। प्रश्न नंबर 3 आपके सामने दिखाई दे रहा है, पूछा जा रहा है कि भाई उच्च जोखिम समूह में शामिल गर्भवती महिलाओं में कौन सी स्थिति हो सकती है। अब इनमें से बताना है। हमने आपको क्या बताया, 25 वर्ष की आयु में पहली गर्भावस्था नहीं सर, 30 वर्ष से, हाँ ये तो हमने पढ़ा है, इसका करेक्ट उत्तर ये हो जाएगा बी। समान रक्तचाप वाली महिला नहीं, ये तो नहीं होगा। बिना रोग के, ये भी नहीं होगा। इसका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तीसरे का भी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है, पूछा जा रहा है कि गर्भ के संकट में होने का एक प्रमुख कारण क्या है और यह शिशु को कैसे प्रभावित करता है। तो देखिए, गर्भ के संकट होने का प्रमुख कारण नाभिनाल का संपीड़न और ऑक्सीजन की कमी, यही आपका उत्तर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बाकी ऑप्शन आपके सही नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है, प्रश्न नंबर 5 पूछा जा रहा है कि प्रसव के संकट होने का एक लक्षण क्या है और यह माता की स्थिति को कैसे दर्शाता है। तो भैया अभी ऊपर हम पढ़ के ही आए हैं, अगर फीवर 37.8 सेंटीग्रेड से अधिक है तो प्रसव के संकट का ये एक लक्षण बता देगा, ठीक है, कि भैया प्रसव संकट में होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है, पूछा जा रहा है कि प्रसव आरेख का उपयोग प्रसव प्रक्रिया को ट्रैक करने के लिए किया जाता है। इसका प्रमुख अवयव क्या है, ठीक है। तो उसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा सर, फीटल हार्ट रेट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है कि प्रसव जो आपका फॉल्स, ठीक है, जो फॉल्स लेबर पेन है इसमें शो की क्या विशेषता है और यह असली प्रसव पीड़ा से कैसे भिन्न होता है। तो हमने आपको क्या बताया कि इसमें स्लेश में नहीं देते हैं, इसमें स्लेश में नहीं दिखाई देते हैं जो फॉल्स लेबर पेन रहते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है कि प्रसव की क्रियाविधि में शिशु के समान स्थिति क्या है और यह प्रसव को कैसे प्रभावित करता है। अभी ऊपर ही हम आपको बताएं ना कि भैया जो लॉन्गिट्यूडनल, ठीक, अनुदैर्घ्य है, यही आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ट्रांसवर्जन नहीं, अनुदैर्घ्य करेक्ट है, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल मैंने आपको थियरी में बताया, इसका करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, पूछा जा रहा है कि गर्भ के संकट की चिकित्सा में क्या किया जाता है और यह गर्भ को कैसे बचाता है। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माता को बाईं पार्श्व की स्थिति में मतलब लेफ्ट लेटरल पोजीशन दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, अब ये हर एक को आपको पढ़ना है अच्छे से, आपको हर एक एमसीक्यू को पढ़ लेना है, ठीक है। पूरा 20 एमसीक्यू है इस चैप्टर में, सभी एमसीक्यू बन जाएंगे अगर आप थियरी पढ़ने के बाद एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।